हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। आ रही है प्रॉपर? अब ठीक है ना? देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था। एक बार आप थोड़ा सा, मैंने थोड़ी थोड़ी सी नोटिंग कराई थी, तो एक बार आप देख लें ताकि हम 5-10 मिनट में भी उसको रिकैप करते हुए और फिर आगे चलेंगे, और हमेशा हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा हमारा। जल्दी देख लें, टाइम वेस्ट ना करें। तो मैंने जो डिस्कशन कराया था वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने बताया था कि वैल्यू एडेड टैक्स है ये, और आपको हर एक स्टेज पे क्या होगी, क्रेडिट मिलते जाएगी। ठीक है, और जो टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ेगा, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। और कैस्केडिंग इसमें नहीं होती, अगेन वही रीजन, क्योंकि आईटी से आपको मिलते जाती है, थॉरोली मिलते जाती है। कोई डाउट यहाँ तक? अब इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्या क्यों पड़ी, तो हमने इस पे बात की थी, और काफी डिस्कशन भी हमने किया था कि हमें क्यों जरूरत पड़ी टैक्स जीएसटी की, नए सिस्टम की। तो कभी भी हम बात करते हैं कि नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम बात करते हैं कि हमें ओल्ड सिस्टम में ऐसी क्या परेशानियां आ रही थी, है ना। तो हम नए सिस्टम पे आते हैं। ओल्ड सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी, क्या कमियां थी, देयर वर डेफिशिएंसी इन ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। क्या था, सर्टेन ट्रांजेक्शन वर टैक्स एज बोथ गुड्स एंड सर्विस। कुछ ट्रांजेक्शन थे जिन पे डबल टैक्स लग जाता था, गुड्स के रूप में भी, सर्विस के केस में भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो उस पर वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था। तो एक ही ट्रांजेक्शन पे दो टैक्स, ये भी एक तरीके का डबल टैक्सेशन हुआ। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो जाती थी। आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स चुकाया है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को चुकाए गए टैक्स की क्रेडिट नहीं देती थी। तो अगर हमें वैट की कैलकुलेशन करनी है और हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचा है, तो हम जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे हमें एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और एक्साइज ड्यूटी के बाद हमें वैट भी लगेगा। देखो दो टैक्स लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्साइज भी लग रही है और वैट भी। प्रॉब्लम ये थी कि एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा, वैट लगेगा। तो दो टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज और वैट, ये अलग बात है। और एक्साइज के ऊपर वैट लग रहा है, ये अलग बात है। तो कैस्केडिंग क्या होती है, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। तो मैंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओगे, स्टेट गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट नहीं देगी। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट नहीं देगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। जिनका भी आज पहला दिन है वो ले सकते हैं, इसको यूट्यूब पे डाला हुआ है, ओपन लेक्चर है ना। आप फीफो अकेडमी के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और जरूर देख लें, थोड़ा टेक्निकल लेक्चर था जी जो भी था, ठीक है। आपको आगे बहुत काम आएगा, आईटीसी चैप्टर में काम आएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा। तो ये मैंने डिस्कशन किया था कुछ, है ना। और फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि नो क्रेडिट ऑफ सीएसटी अगेंस्ट वैट लायबिलिटी। आप एमपी के हैं, आप यूपी सामान बेचते हैं, ये हो गई इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल होने पे क्या टैक्स लगता था, सीएसटी। तो जो यूपी वाला कस्टमर है वो क्या करेगा, एमपी वाले को जो प्रोडक्ट खरीदा उसके पैसे देगा, प्लस चूंकि उसने एमपी से खरीदा, यूपी वाले ने एमपी से खरीदा, इसलिए वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की वजह से सीएसटी भी देगा। वो जो सीएसटी देगा वो एमपी के डीलर के पास आएगा, वो एमपी गवर्नमेंट को क्या कर देगा, जमा करा देगा। अब जब यूपी वाला फर्दर सेल करेगा, और मान लो यूपी में ही करता है, तो जो यूपी वाला डीलर आगे यूपी में सेल करता है तो वो इंट्रा स्टेट सेल करता है। कौन सी सेल करता है, वो इंट्रा स्टेट सेल। और उस पर कौन सा टैक्स लगता है, वैट। जब वो वैट चुकाना चाहता है तो वो चाहता है कि उसने जो परचेज किया था उसकी क्रेडिट ले ले, लेकिन उसने जो परचेज किया था उस पर क्या टैक्स चुकाया था, सीएसटी। और सीएसटी किस गवर्नमेंट के पास गया था, एमपी में देके आया था, तो एमपी गवर्नमेंट के पास गया था। और जो उसने वैट कलेक्ट किया है यूपी में, वो यूपी गवर्नमेंट को देना है। तो वैट चुकाने के लिए आप एमपी में चुकाए गए सीएसटी क्रेडिट नहीं ले पाते थे। यानी कि ये हो गया कि अगर मैंने एक स्टेट को टैक्स चुकाया है तो दूसरे स्टेट से मैं उसकी क्रेडिट नहीं मांग सकता। और यही मैंने बताया कि अगर आपने सेंट्रल को टैक्स चुकाया है तो आप स्टेट से उसकी क्रेडिट नहीं मांग सकते। तो यहां कैस्केडिंग हो जाती थी, अगर सेंट्रल को टैक्स चुकाया है तो वो क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर आप एक स्टेट के हैं और आपने दूसरे स्टेट में किसी तरीके टैक्स चुकाया, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। तो यहाँ कैस्केडिंग होती थी। पुराने सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में क्या थी, कमियां थी, ये हमने डिस्कस किया था।
ठीक है। और फिर मैंने ये बताया था कि ये भी थी, और पुराने सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी कि स्टेट लेवल पे वैट लगता था, लेकिन वैट के साथ और भी टैक्स लग जाते थे, लग्जरी टैक्स लग जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता था। आ रहा है आपको समझ में? तो इन सब को हटाने के लिए डबल टैक्स हो रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन में गुड्स और सर्विस मान के टैक्स कर रहे हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, क्रेडिट नहीं दे रही है। फिर अगर स्टेट भी टैक्स लगा रही है तो वैट लगा रही है, लग्जरी टैक्स लगा रही है, एंटरटेनमेंट लगा रही है। तो ऐसे मल्टीपल टैक्सेस हो जाते थे। उन सबको हटाने के लिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। मल्टीपल टैक्स हटा के वन नेशन वन टैक्सेशन लाया गया। और वन मार्केट, मैंने कल समझाया था कॉन्सेप्ट, वन मार्केट क्यों बोलते हैं। जीएसटी का इकोनॉमी को पहला फायदा क्या है? यूनिफाइड मार्केट। यूनिफाइड क्यों? तो मैंने आपको समझाया था कि अब हमें प्रोडक्ट खरीदते समय ये नहीं सोचना है कि हम एमपी से ले रहे हैं या यूपी से। अगर आप एमपी के डीलर हैं और पहले आप यूपी से खरीदते, या आप यूपी के डीलर हैं, आप पहले एमपी से खरीदते थे, तो आपको सीएसटी चुकाना पड़ता था, क्रेडिट नहीं मिलती थी। तो आप यूपी से के होके एमपी से खरीदने में कतराते थे कि यार मैं सीएसटी चुकाऊंगा, क्रेडिट नहीं मिलेगी। अपने स्टेट से खरीदूंगा, बैट चुकाऊंगा, क्रेडिट मिल जाएगी। अब क्या होता है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो, लगता जीएसटी है और जीएसटी की आपको क्रेडिट मिल जाती है। ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था और डिटेल में नहीं जा सकते। ये था फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया में जीएसटी डुअल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसके दो टुकड़े होते हैं, एक सेंट्रल को मिलता है, एक स्टेट को मिलता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जीएसटी के संबंध में एक्ट्स क्या क्या है। तो सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, ठीक है, यूटीजीएसटी एक्ट है, और एक कंपेंसेशन सेस एक्ट है। कंपेंसेशन सेस एक्ट का थोड़ा डिस्कस करें हम, तो कंपेंसेशन सेस एक्ट में हम कहां से टैक्सेस लाते हैं, कहां से सेस लाते हैं? तो ऐसे जो डीमेरिट गुड्स होती हैं, ठीक है, जो लग्जरी गुड्स होती हैं, उन पे हम कंपेंसेशन सेस लगाते हैं। जैसे पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट पे हम कंपेंसेशन सेस लगाते हैं और उससे हम पैसा लाते हैं, और उस पैसे का उपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट को रिकवरी करने के लिए देती है जिनको जीएसटी के आने की वजह से लॉस हुआ है। जब जीएसटी आ रहा था तब बोला गया था कि जो भी स्टेट जीएसटी को अपना रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है जीएसटी अपनाने से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस नुकसान की भरपाई करेगी, उसको कंपेंसेट करेगी। लेकिन कितने सालों तक करेगी? मैक्सिमम 5 सालों तक करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपेंसेशन सेस लगाना शुरू कर दिया कि डीमेरिट प्रोडक्ट के ऊपर हम कंपेंसेशन सेस लगाएंगे, पान मसाला वगैरह पे, और इसको कलेक्ट करके उन स्टेट को दे देंगे जिनको जीएसटी आने से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये हमने डिस्कशन किया था। यहां मैं बात कर रहा हूं यूनियन टेरिटरी के संबंध में बात की थी हमने। इंडिया में अभी फिलहाल कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी खुद के लेजिस्लेचर हैं, यानी जिसको हम विधान सभा बोलते हैं, जिसको आप सिंपल समझे, जिनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का आपको नाम याद होता है, इसलिए एग्जांपल देता हूं, केजरीवाल जी। ठीक है। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से 3 में क्या है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बना सकता है 3। ठीक है। तो उन 3 को हम कैसा ट्रीट करेंगे? उनको हम स्टेट जैसा ट्रीट करेंगे। उन 3 यूनियन टेरिटरी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? स्टेट के रूप में ट्रीट करेंगे। और बाकी जो बची हुई है 5, उनको हम क्या मानेंगे? यूनियन टेरिटरी मानेंगे। यानी जीएसटी में जब यूनियन टेरिटरी वर्ड मिले तो आप समझ जाना 8 के बारे में बात नहीं हो रही, केवल कितने के बारे में बात हो रही है? 5 के बारे में। और जो 3 है जिनका लेजिस्लेचर है वो कैसे ट्रीट करे जाएंगे? जैसे कि वो क्या है, स्टेट है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। यहां तक हम डिस्कशन कर चुके थे। फिर हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था, जीएसटी ऑन सम स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी की बात हमने की थी। रिवाइज मत करना, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, आप बताएंगे। और जिनका नहीं है लेक्चर अटेंड, वो आज की खबरी जरूर देख लेंगे। थोड़ा टेक्निकल लेक्चर था कल का, आज की अपेक्षा कल का ज्यादा टेक्निकल था, आज का जो भी होगा। देखिए हमने किन प्रोडक्ट पे अलग से बात की थी जीएसटी के संबंध में। एक तो एल्कोहल के बारे में, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, एक टोबैको के बारे में, और एक इंडियन हेम्प एंड ओपियम, गांजा अफीम के बारे में। ठीक है। मैं आपसे बहुत आराम से पूछता हूँ, आप बिल्कुल आराम से आंसर देना, एक बार में सही। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम जल्दी एक आंसर देते हैं, वो गलत होता है, फिर हम बोलते हैं अच्छा हाँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप भले आराम से आंसर दे, सही आंसर दे, तो हमें लगता है चलो हमसे बना। टोबैको के केस में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? 2 टैक्स लगते हैं, एक्साइज और जीएसटी। कौन सा एक्साइज लगता है? सही। ओपीएम के केस में कौन कौन से टैक्स लगते हैं? एक्साइज और जीएसटी। कौन सा एक्साइज? स्टेट।
एल्कोहल के केस में कौन से टैक्सेस लगते हैं? एक्साइज और वैट जीएसटी। क्या एल्कोहल पर जीएसटी लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। किसने मना करा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366(12)A 366(12)A ने मना किया है। उन्होंने बोला है कि जीएसटी की डेफिनेशन दी है 366 ने, और उन्होंने बोला कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी की डेफिनेशन से अल्कोहल को बाहर किया है, उस पर नहीं लगता जीएसटी। जीएसटी नहीं लगता तो उस पर क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और सेल पर वैट। किसकी एक्साइज? स्टेट गवर्नमेंट की। अल्कोहल क्या है? पूरी तरीके से सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। ये बात आज बताऊंगा, आज हम और आगे जो पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा। तो ठीक है, आपने सारे सही बताए हैं। पेट्रोलियम का और बता दें। पेट्रोलियम पे अभी जीएसटी लगता है क्या? कभी जीएसटी लगेगा क्या? अल्कोहल पे कभी जीएसटी लगेगा? नहीं, कभी नहीं लगेगा, संविधान ने मना किया है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी नहीं लगता, लेकिन लगेगा। कब से लगेगा? अ डेट टू बी रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक डेट बताएगी, तब से लगेगा। अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? उन्होंने क्यों नहीं बताई, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। छोटा सा लॉजिक है। जब पुराना सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होता है तो कैस्केडिंग होती है, और जब कैस्केडिंग होती है तो टैक्स की रेट बहुत ही हाई हो जाती है। और जब नया जीएसटी लगता है तो कैस्केडिंग नहीं होती। तो अगर हमने पेट्रोल पे जीएसटी लगाया तो 18%, और भी लग्जरी मान लो उसको तो 28%। मैक्सिमम रेट जीएसटी की जो अभी एग्जिस्ट करती है वो कितनी है? 28% से ज्यादा जीएसटी किसी पर भी नहीं लगता। ठीक है, महंगी महंगी कारों पे 28 लग जाता है, महंगे होटल पे 5 स्टार होटल पे 28 लग जाता है, लग्जरी पे 28% लगता है, नॉर्मली 18% की रेट है। ओके, लेकिन जो वैट लग रहा है, जो एक्साइज लग रही है, एक्साइज और वैट पर उनकी कैस्केडिंग होते होते अराउंड 40% प्लस पहुंच जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और वो भी कितने डीलर को क्रॉस कर रहा है, उससे कैस्केडिंग होते होते बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसीलिए पेट्रोल से बहुत ज्यादा अमाउंट का टैक्स किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है, दोनों को, स्टेट को और सेंट्रल को। सेंट्रल को एक्साइज ड्यूटी, स्टेट को वैट। तो वो जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं जीएसटी, वो कमाना चाहते हैं जितना अभी कमा सकते हैं, और जब उन्हें लगेगा बाद में वो जीएसटी इंप्लीमेंट कर देंगे। ट्रक वालों ने हड़ताल करी कि जीएसटी लगा दो। क्यों करी होगी ट्रक वालों ने? क्योंकि उन्हें पता है जीएसटी लग जाएगा तो कैस्केडिंग नहीं होगी, कैस्केडिंग नहीं होगी तो पेट्रोल रिलेटिवली सस्ता हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे बात को अच्छे से? तो कई बार प्रोविजन गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं बनाती और बोलती है कि हाँ हमारी मीटिंग हुई थी, डिले हो गया, क्योंकि डिले करने में स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा है और सेंट्रल को भी फायदा है। तो वो क्यों मीटिंग को कंक्लूड करेंगे? वो डिले करेंगे ना, जितना पैसा मिल पाए उतना मिल जाए। एक दिन में पेट्रोल की खपत कितनी है आप हम सब समझते हैं। ठीक है, पर हमने पढ़ा था जीएसटी के बेनिफिट क्या है, तो ये हमने कुछ बेनिफिट पढ़े थे, आप उसको देख लेना। इकोनॉमी को क्या फायदा है मैं नहीं बता दें। इकोनॉमी को जीएसटी के आने से क्या फायदा है? यूनिफाइड मार्केट, मतलब एक मार्केट हो गया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ऐसा लिखा रहता है। दूसरा क्या फायदा हुआ? मेक इन इंडिया को क्या मिल गया? बूस्ट मिल गया, है ना। जब यहाँ से डबल टैक्सेशन हट गया, कैस्केडिंग हट गई, तो टैक्स का सिस्टम सरल हो गया। सरल होने से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर गए कि चलो टैक्सेशन का सिस्टम इनका सरल हो गया, पहले टफ था। ठीक है, और तीसरा क्या बेनिफिट हुआ? जब फॉरेन के इन्वेस्टर आने लगे इंडिया में और अपने यहाँ भी और इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और मैंने एक और आपको लॉजिक दिया था, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा इंडिया का। क्यों बढ़ने लगेगा, कोई समझा सकता है? टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता बनेगा, सस्ता बनेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको सही कीमतों पे बेच पाएंगे। ठीक है, तो जो लोगों को एक्सपोर्ट करना था उनका काम भी बढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ और पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको। टैक्स पेयर को क्या फायदा हुआ? इजी कंप्लायंस हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई। ठीक है, ऑटोमेटेड पूरा जो भी है प्रोसीजर हो गया। वो आप एक बार रीड कर लेना, वो मेरे इतना इंपोर्टेंट नहीं है कि अपन डिस्कस करें। और हमने डिस्कस किया था टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, इसको बस एक बार देख लो फिर हम आगे। कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्स खत्म हुए हैं? जो आपको याद आते हैं वो बोलना है, बाकी देख लें मैंने। कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन खत्म हुए? एक्साइज, दूसरा सीएसटी,
तीसरा सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, है ना, सीबीडी, स्पेशल सीबीडी मैंने बताया नहीं, बताऊंगा। कुछ मैंने बताया था सरचार्ज और सेस खत्म है। कौन से सेस बताए थे मैंने? कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, जो सर्विस टैक्स के साथ लगा करते। अब हम देखें स्टेट लेवल पे कौन से टैक्सेस खत्म हुए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स खत्म हुआ है, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हुआ है, लग्जरी टैक्स खत्म हुआ है, ठीक है, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे जो टैक्स लगा करता था वो टैक्स भी खत्म हो गया, एडवर्टीजमेंट पे जो टैक्स लगता था स्टेट का अलग से लगता था वो भी खत्म हो गया, और स्टेट के जो सरचार्ज और वगैरह लगते थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है, चलो हम आगे डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। सेकेंड क्लास है, डेट डाल लेते हैं। क्या डेट है आज? 17। देखिए आज हमें जो डिस्कस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारत के संविधान के संबंध में हमें कुछ डिस्कस करना है, और एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं उनमें से। ठीक है, देखें भारत का संविधान जो है वो भारत का सबसे बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा लॉ। यानी कि कोई भी लॉ इंडिया में ऐसा नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। तो थोड़ा सा लिख लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो भी बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बनेगा, है ना, ये सबसे बड़ा लॉ है। हम वही पढ़ेंगे संविधान में से जो हमारे लिए रिलेवेंट है, लेकिन हमें मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे हमारे लिए क्या रिलेवेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल वही होता है जब कोई आप किताब पढ़ते हैं ना, शुरुआत में लिखा होता है किताब के बारे में, इस किताब में आप अंदर क्या पढ़ने वाले, ऑथर्स नोट काइंड ऑफ होता है, वो क्या रहता है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीफेस हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं। इसमें कुछ पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं, सॉरी 25 पार्ट्स हैं इसमें, और पार्ट बाय पार्ट होता है, जिसमें टोटल मिला के 448 आर्टिकल्स हैं। 448 आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में, 25 पार्ट्स में बैठे हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 6A सुना है आपने, उसमें सेक्शन होंगे अंदर 80C, 80D, 80U, समझ रहे ना, चैप्टर 6A की डिडक्शन सुनते हैं, है ना। ऐसे ही इनमें चैप्टर ना होके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके अंदर आर्टिकल होते हैं। जैसे हमारे में सेक्शन होते हैं, इनके में क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, और इसमें शेड्यूल भी होते हैं। ठीक है, तो कितने? 12 शेड्यूल है। ठीक है, हमें इसका कुछ नहीं करना है बस, लेकिन हम जब मोटे मोटे तौर पे बात पता होती है ना, तो हमें जो रिलेवेंट बात है वो समझ में आती है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आता हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो जब मैं बोलूंगा 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तो हमें समझ तो आएगा, अच्छा 12 शेड्यूल है, उसमें 7वां शेड्यूल है जो इस बारे में बात कर रहा है, थोड़ा तो हमें पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो हमें पता होगा बस 7th शेड्यूल कुछ है ना, हमें पता है कि 7th ही आखिरी शेड्यूल है, कि उसके बाद भी कोई शेड्यूल जाएगा, है। तो रटना नहीं है, याद नहीं करना हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमें ईज कर देता है वो क्रिएट आगे पढ़ने के लिए। बस 2 लाइन और लिख लें, पावर टू मेक एनी लॉ और टू लेवी टैक्सेस emerges from the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको भारत में कोई भी नियम बनाना है तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर लेना पड़ेगा इस बात का कि हाँ आप नियम बना सकते हैं।
ठीक है। अब यहां से हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो शुरू होता है, ये मोटी मोटी बात हमने करी, ठीक है। अब देखें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर आर डिस्कशन। आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे आर्टिकल हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। मैं आपको जितने नोट करा रहा हूँ उसमें जो नोट करा रहा हूँ वही एग्जैक्ट आपके काम का रहेगा, उससे बाहर वो नहीं पूछेंगे। तो मैं बहुत रेलेवेंट और जो भी आपके लिए जरूरी है वही आर्टिकल नोट कराऊंगा और आप आराम से देखें, ठीक है। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉर आवर डिस्कशन, सबसे पहला है आर्टिकल 265। मैं चाहता हूं आप पहले सुने समझें फिर नोट करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे समझाते ही, मतलब याद ना करना पड़े, सरल लगे आपको। आर्टिकल 265 प्लीज ध्यान से सुने, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आर्टिकल 265 है, 366 है, तो आपको याद रहेगा 266, क्योंकि 265 है तो 266 याद रहेगा, जबकि है नहीं, है कौन सा 366। तो आप समझोगे लॉजिकल तो आपको याद रह जाएगा क्या क्या सब कहना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 265 केवल इतनी बात कहता है कि अगर टैक्स लगाना है तो आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड अनलेस विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या बोला है इस आर्टिकल ने? नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड अनलेस विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आपको अथॉरिटी ना दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं 246 पढ़ेंगे अभी, उसमें हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम पढ़ते हैं एंट्री नंबर 82, वो बोलती है 82 एंट्री बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू लेवी टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है इनकम पे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब इनकम टैक्स का सेक्शन जो एग्जेम्पशन देता है, आपको पता है कौन सा सेक्शन है? 10 सब सेक्शन 1। तो 10 सेक्शन 10 एग्जेम्पशन देता है, उसका सबसे पहला सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, सबसे पहला सब सेक्शन। ना बोलते तो भी एग्जाम था, बोलते तुमने कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल दिया। तो आप तब तक टैक्स नहीं लगा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका पावर ना दे। इसलिए आपको चेक करना होगा कि हमें इस टैक्स को लगाने का पावर है या नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आर्टिकल 265 क्या है, लिखें 2 पॉइंट छोटे छोटे। प्रोहिबिट्स द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्स। आर्बिट्रेरी कलेक्शन नहीं कर सकते आप, कि आपका मन हो रहा है ये वाला टैक्स ले लो तो चलो ले लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और लॉ को यहां समझो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये पावर ना दे आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इतनी बात इसने बोली, इसने पावर दिया नहीं, इसने बस वार्न किया है आपको कि आप संविधान से पावर लो। तो अब संविधान पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसका एक और आर्टिकल सामने आता है 245। आर्टिकल 245 क्या करता है? ये बोलता है कि कानून बनाने का पावर बांटता है। तो बोलता है कि इंडिया के किसी भी पार्ट या पूरे इंडिया के संबंध में कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट को है, और स्टेट के किसी भी पार्ट या पूरे स्टेट के संबंध में कोई भी कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बस इसने इतना बोला, आर्टिकल 245 ने इतना बोला, क्योंकि 265 ने बोला कि तुम्हें पावर होना चाहिए, तो 245 ने बोला कि हम पावर दे रहे हैं। और हम ये पावर दे रहे हैं कि भारत के किसी भी हिस्से के लिए, पूरे भारत के लिए प्रोविजन बनाने का पावर किसको दिया जाता है? आज से पार्लियामेंट को। यानी भारत के संबंध में प्रोविजन बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, इंडियन पेनल कोड बनाना है, जीएसटी बनाना है, इनकम टैक्स बनाना है भारत के संबंध में, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट।
और स्टेट के संबंध में बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 245 देखें, बस आखिरी है जो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, इसके बाद सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन पावर फॉर enacting the laws is conferred on the parliament and on legislature of state by आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या बोलता है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं, ये इतना सा नोटिंग कर लो आप। इसमें लिखा है पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर whole or any part of territory of India। तो पार्लियामेंट को पावर है किसके संबंध में, इंडिया के संबंध में प्रोविजन बनाने का। तो फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट has power to make laws for whole or any part of state। और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसको पावर है कि वो अपने स्टेट के संबंध में नियम बना सकता है, कोई भी नियम। हमने अभी तक टैक्स वर्ड यूज भी नहीं किया, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं, वो केवल टैक्स के संबंध में नहीं है, वो हर एक संबंध में है ना। कोई भी लॉ होगा वो संविधान से ही निकलेगा। तो इसने केवल इतना पावर बांटा है कि अगर भारत के संबंध में प्रोविजन बनाना है तो पार्लियामेंट बनाए, और स्टेट के संबंध में बनाना है तो स्टेट को पावर दिए जाते हैं। ओके, क्या इतनी बात आपको ठीक ठीक समझ आई है? इसके बाद सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है, वो बहुत फ्लो में चलेगा। बस हमें 2 आर्टिकल एक बार रिवाइज कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। 265 ये बोल रहा है कि जब तक पावर नहीं है तब तक टैक्स कलेक्ट मत करो। 245 ये बोलता है कि हम पावर बांटेंगे। पार्लियामेंट को पावर है वो इंडिया के किसी भी पार्ट या होल ऑफ द इंडिया के लिए क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ, जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, इंडियन पेनल कोड हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कंपनीज एक्ट भी क्या है, लॉ है। तो पूरे भारत के संबंध में लॉ बनाने का पावर किसको, पार्लियामेंट। स्टेट के संबंध में लॉ बनाने का पावर किसको, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अब टैक्स के बारे में कोई बात नहीं है, तो जो अगला आर्टिकल है वो टैक्स के बारे में बात करता है, और वो है आर्टिकल 246, ठीक है। पावर टू लेवी टैक्सेस, ये देता है पावर टू लेवी टैक्सेस, और यहां से टैक्सेशन शुरू हो रहा है एक तरीके से। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका जो आर्टिकल 246 है, और उसमें एक स्केड्यूल है, कौन सा, 7, उसमें क्या दिया गया है, उसमें लिस्ट बनाई गई है कि किस ट्रांजैक्शन या गुड्स पर कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ठीक है। यहां से पावर लेके एक्ट बनते हैं। तो उन्होंने 3 लिस्ट बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है शेड्यूल 7 के थ्रू, और उन्होंने 3 लिस्ट बनाई है, ठीक है। लिस्ट 1 जो है उसका नाम है यूनियन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 2 जो है
उसका नाम है स्टेट लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट 3 का जो है उसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब यहां से नोट करना पूरी तरीके से बंद कर दो, बस 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल नोट मत करो, तो मैं आपको ये बता पाऊंगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी। मैंने कल भी क्वेश्चन दिखाया था, मैं एक बार और आपको क्वेश्चन शो कर देता हूं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसके आंसर प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ शायद क्वेश्चन था, देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार और देख लें। डिस्कस आर्टिकल 269A, सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। डिस्कस आर्टिकल 246A विद ग्रांट द पावर टू मेक लॉज। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इस आर्टिकल को डिस्कस करो, इसलिए मैं आपको रेलेवेंट नोट करा रहा हूं ताकि आप इतना अच्छे से लिख पाए। बाकी पढ़ तो आप पूरा आर्टिकल भी लोगे, लेकिन कितना लिखना है वो आपको नोट कराया मैंने। और जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन पूछा गया वो है क्वेश्चन नंबर 3। why was the need why was there why was the need to, थोड़ा इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी। हमें क्या जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए, जीएसटी लाने के लिए क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना पड़ा, इसी का आंसर शुरू हो रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना और लिखना इग्नोर कर देना प्लीज, है ना, आखिरी बार कह रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट करे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उन्होंने लिस्ट बना दी कि देखो इन चीजों पे तुम टैक्स ले लेना, इन चीजों पे स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों लोग मिलकर टैक्स ले लेना। तो यहाँ जो लिखेंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, यहाँ जो लिस्ट में नाम होगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले ले, ठीक है। तो इन्होंने लिखी भी लिस्ट, मैं तुम्हें लिस्ट बताता हूँ थोड़ी सी जो हमारे काम की है। इसमें लिस्ट बनी, लिस्ट में 1 2 3 ऐसी बनेगी लिस्ट, है ना, सिंपल सी बात, लिस्ट 1 2 3 इन प्रोडक्ट पे आप टैक्स ले लो। तो जो इसमें लिस्ट में 82 नंबर पे आया, जिसको हम बोलते हैं एंट्री 82, उसमें था इनकम टैक्स, ठीक है। 83 नंबर पे था कस्टम ड्यूटी, और 84 नंबर पे था, ध्यान सुनना प्लीज, नोट नहीं करना है, ठीक है, बहुत छोटा सा कंटेंट में लिखवाऊंगा और मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए, है ना, तो आपको साथ में लिखने की जरूरत ऐसी है नहीं, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, है ना। 84th एंट्री में लिखा था ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, ऐसा लिखा था। क्या लिखा था, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, लाउड बोले इसको, 84 नंबर पे, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। इंडिया में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, आपको एक्साइज ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, एक्सेप्ट, बस नहीं चुकानी पड़ेगी इन केसेस में। पहला एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा था ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स। ये बात ध्यान से देखना। तो 84 एंट्री के तहत हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और वो किसको मिलती थी, बताओ जरा किसको मिलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती थी। बस किन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, एल्कोहल लिकर पे नहीं लगती थी, और ओपियम, इंडियन हेम्प वगैरह पे नहीं लगती थी। क्या ये बात आपको समझ आ गई, पक्का समझ आ गई। तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस ये दो चीजों को छोड़ दो, मतलब आप पंखा बना रहे हो, आप टेबल कुर्सी बना रहे हो, आप शर्ट बना रहे हो, आप पेन बना रहे हो, आप बोतल बना रहे हो, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करो, कुछ भी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, जो भी गुड्स कहलाता है सब पे एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट थे। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट थे। तो स्टेट लिस्ट में जैसे कि हम बात करें एंट्री नंबर 51, एंट्री नंबर 51 जो स्टेट लिस्ट की हुआ करती थी वो बात करती थी एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग
और प्रोडक्शन ऑफ, बताओ किसका, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और दूसरा ओपियम, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक्स। ऐसे ही इसकी एक और एंट्री थी, एंट्री नंबर 54, वो बोलती थी वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में। क्या आप क्या ले सकते हैं, वैट ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। ऐसे ही कोई एंट्री लग्जरी टैक्स के बारे में बात करती थी, ऐसे ही कोई एंट्री एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में बात करती थी। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? ओके, यहां से समझना, जब जीएसटी लगाना था तो जीएसटी में साइमल्टेनियसली दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है टैक्स लगाने का एक ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जीएसटी में एक ट्रांजैक्शन पे साइमल्टेनियसली पावर होता है सेंट्रल को और स्टेट को। यानी कि जब जीएसटी आ गया तो अब अगर कोई पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या करता है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग पर पेन की पहले क्या लगता था, एक्साइज, और वो किसको मिलता था, सेंट्रल को। अब एक्साइज नहीं लगेगा, अब लगेगा जीएसटी, और वो किसको मिलेगा, सेंट्रल को और स्टेट को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पावर ही नहीं देता स्टेट को कि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगा दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लगाना मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स। सेल होगा जब पेन, तब कौन टैक्स लगा लेगा, बताएं? तब स्टेट टैक्स लगा लेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे तो आप लगाना। लेकिन हमने जो जीएसटी देखा वो तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भी जीएसटी लगेगा, सेल होगी तो भी जीएसटी लगेगा। यानी अगर मैं ट्रेडर हूं और मैं शर्ट सेल करता हूं तो उस पर जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी सेल पे दोनों गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो सेल पर केवल स्टेट को ही पावर दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ा, जो पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल के पास और स्टेट के पास थे वो पावर खत्म करने पड़े, और हमें पावर कॉमन देना पड़ा। किसको, दोनों गवर्नमेंट को। हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यान से बताओ, आर्टिकल 246। तो इसमें ये चीजें थी, तो इन्होंने क्या किया, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। काट ही दिया और इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ काटना है, इसका मतलब अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, चाहे ऐड करो या हटाओ, अमेंडमेंट तो हो रहा है। तो पहला कारण तो मुझे बताओ अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, जो आपका सवाल पूछा गया, क्योंकि उसमें तो कहानी लिखी है। आपको पहले क्रक्स पता होना चाहिए, कहानी समझ में आएगी। तो इंडिया में मल्टीपल टैक्स लगते थे, ठीक है, मल्टीपल टैक्स लगते थे, और टैक्स लगाने के पावर भी अलग अलग गवर्नमेंट को दिए गए थे। तो हमें वो अलग अलग गवर्नमेंट से पावर हटा के, ठीक है, और किसी भी ट्रांजैक्शन पे साइमल्टेनियसली या कॉन्करेंट पावर नहीं होता था स्टेट और सेंट्रल को कि मैन्युफैक्चरिंग पे दोनों टैक्स ले लें या सेल पे दोनों टैक्स ले लें। तो हमने क्या किया, जो इंडिपेंडेंट पावर थे उनको खत्म करते हुए उन ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने का पावर कॉन्करेंट तरीके से दिया। तो पहले तो जो अलग अलग पावर दिए गए थे वो हमने हटाए, और फिर दोनों को एक साथ पावर दिया गया, वो बात हमने जोड़ी। तो यहाँ कट कट कर दिया तो हट गया, लेकिन लिखा कहाँ है कि दोनों लोग जीएसटी लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया जिसका नाम है आर्टिकल 246A। और आर्टिकल 246A क्या करता है, गिव्स कॉन्करेंट पावर्स to central government and state government to levy and collect tax on supply of goods और सर्विसेज और both। क्या आपको बात समझ आई? 246A, 246A, 246A क्या करता है, गिव्स कॉन्करेंट पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या आपको बात समझ आई? 246A, 246A
पक्का। हाउएवर जीएसटी टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall be levied and collected by सेंट्रल। तो फिर हमें एक नया आर्टिकल बनाना पड़ा, हमने वहां से नाम काट दिए और इसमें जोड़ दिए। तो हमने वहां से हटा दिया कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज सेंटर लगी, हटा दिया। सेल पर बैट लगेगा वो हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, पूरा नहीं किया, मैं उसको अभी और लिखूंगा। वहां से काट दिए पावर अलग अलग जो थे और यहाँ पे डाल दिए एक साथ पावर। ठीक है, तो एक साथ पावर देने के लिए उन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया। ये नया आर्टिकल है 246 ए, जो क्या बोलता है, गिव्स कंकरेंट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। हाउएवर क्या लिखा है, टैक्स या जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला कि सप्लाई पर दोनों लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, बस इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन कलेक्ट करेगा, लेवी एंड कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओके, और फिर हम आगे पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो कलेक्ट करेंगी इंटर स्टेट सप्लाई पे उसको अपोर्शन किया जाएगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में, और वो बोलता है आर्टिकल 269 है। आ रही बात आपको समझ, मैं नोटिंग करा दूंगा आपको, इतनी बात समझ आ गई, बस मुझे इतना बता। आर्टिकल 246 ने डिस्ट्रीब्यूट करे थे पावर, तो जब हमें कॉमन पावर देने थे तो हमने जो एक्सक्लूसिव पावर थे उनको हटा के और कॉमन करके कहां डाल दिया, 246 ए में डाल दिया। तो मेरे हिसाब से याद रहेगा 246 से हटाए और 246 ए में डाल दिया। कोई डाउट आपको? पक्का। अब मैं कुछ बातें ऐड कर रहा हूं जो कि मैं आज के लेक्चर में रिवाइज करा चुका हूं, कल के लेक्चर में समझा चुका हूं। यहां इन्होंने क्या काट दिया, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इन इंडिया एक्सेप्ट, ये पूरा काट दिया। लेकिन अभी भी तो एक्साइज लगती है सेंट्रल की कुछ प्रोडक्ट पे, किस पे, टोबैको पे और पेट्रोलियम पे। तो यहां कट करके 2 पॉइंट ऐड करे होंगे, क्या वो पॉइंट पहले भी दिख रहे होंगे, टोबैको और पेट्रोलियम दिख रहा होगा अलग से, क्योंकि पहले तो सब पे लगता था ना, जब सभी पे लगता था एक्साइज तो अलग से मेंशन करने की बात थी ही नहीं। अरे बात समझ, मैं कह रहा हूं सबसे एक्साइज लगेगा, तो मैं अलग से क्यों बताऊंगा। अब मैंने सबको हटा दिया, मैंने कहा लेकिन तुम 2 लोगों से एक्साइज लगेगा, अब मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने नॉर्मल काट दिया, तो अब लिखा है ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, नहीं, ऑफ टोबैको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्लियर है? पक्का। इन्होंने वेट पूरी तरीके से काट दिया है, लगता है कहीं, किस पे लगता है वेट, किस पे लगता है वेट, किस पे लगता है, पेट्रोलियम पे लगता है और अल्कोहल लिकर पे लगता है। तो इनका प्रोविजन क्या होना चाहिए, वेट लगेगा ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, नहीं, सेल ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा पेट्रोलियम क्रूड और डीजल, और वो सारी बातें 5 प्रोडक्ट जो थे। आ रही बात को आपको ठीक से समझ में? क्या उन्होंने इस पॉइंट को कट किया, जो स्टेट का एक्साइज लगता था, क्या ये लगता है इन दोनों पे अभी भी? हाँ, ये अभी भी लगता है। तो ये जरूरत थी अमेंडमेंट करने की, कुछ चीजों को हटाना था, कुछ चीजों को कहीं जोड़ना था। ठीक है, तो मैं इसको हिंट में लिख दे रहा हूं, अब आप नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे इसके क्वेश्चन कराता हूं। इसका क्वेश्चन जो रिलेवेंट है वो उसको रीड करेंगे अपन, ताकि अपन को आंसर लिखने के तरीका है। तो यहाँ उन्होंने क्या ऐड कर लिया, यहाँ अब आ गया ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बची, टोबैको ETC, हिंट लिख रहा हूँ ना, पेट्रोलियम पाइप प्रोडक्ट्स। और यहाँ बैट हटा दिया, अब यहाँ आ गया बैट ऑन 2 चीज़ों पे,
इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम। यहाँ से आप नोट कर लें, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट कर लें। बात बहुत सरल थी, बहुत आसानी से बताई जा सकती थी, लेकिन उतनी ही आसानी से भुलाई जा सकती थी, ये सच है। और कहीं ना कहीं हम उसको याद कर रहे होते हैं, हमें करना पड़ता है। आप इसको नोट करोगे, जब भी रिवाइज करोगे तो ये बात तय है कि फिर इसमें गलती नहीं होगी, है ना। और अब हमें आर्टिकल भी समझ में आने लगा कि अच्छा इससे काट के वहाँ आर्टिकल में हमने ट्रांसफर करा। और जब हमसे पूछा जाएगा कि आंसर लिखो कि क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज किया, क्या जरूरत थी अमेंड करने की, तो हम उसका आंसर भी दे पाएंगे कि पहले पावर अलग अलग थे और कॉन्करेंट पावर नहीं थे किसी ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाने के, तो हमने अलग अलग पावर को खत्म करके और ट्रांजेक्शन पे कॉन्करेंट पावर दी कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी दोनों लोग टैक्स लगाएंगे और सेल पर भी दोनों लोग टैक्स लगाएंगे। ओके। थोड़ा स्पीड में नोटिंग करें। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने का एक तरीका होता है, जब आप रीड करते हो ना, तो एक वर्ड देख के ना लिखें अपनी कॉपी में, थोड़ा सा ज़्यादा देख लें और फिर लिखें, तो स्पीड बढ़ती है। मतलब ये बहुत छोटा सा लेकिन अच्छा तरीका है। आप थोड़ा ज़्यादा कंटेंट रीड करें और फिर उसको नोट करने की कोशिश करें, मेमोरी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। आप चाहें तो पूरा पेज एक बार रीड कर लें
और फिर लिखें। अगर ऐसा होने लगा मोक्ष की प्राप्ति के करीब आ जाएंगे आप। लिखा क्या, ये वाला पार्ट हो गया आपका ऊपर वाला, ये आर्टिकल 246 ए लिख लें। लिखा आपने, ये वाला लिख लिया पार्ट, आर्टिकल 246 ये लिख लिया, हटा दूं? जिन्होंने लिख लिया वो एक बार रीड कर लें, ताकि क्लास में खत्म होता जाए जो भी आप पढ़ रहे हो, घर पे दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देना है। अब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 246 ए क्या करता है, पावर देता है सेंट्रल स्टेट दोनों को जीएसटी लगाने का, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ है उस पर किसको पावर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रहेगा। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा खुद रख लेगी इंटर स्टेट के केस में? नहीं, वो किसको देती है, थोड़ा सा पैसा, आधा पैसा किसको देती है, स्टेट को। कौन से स्टेट को देती है, जो डेस्टिनेशन स्टेट होता है, सही है। तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल, ये लाइन लिख लिया आप, आर्टिकल 269 ए, इसमें लिखा हुआ है अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक तरीके से हेडिंग कर समझे हम तो आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट। तो उसने ये लिखा है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कौन कलेक्ट करेगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यही पढ़ा हमने। हाँ अमित, क्या गौर से क्या देख रहे हो इतने सी दो लाइन में। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, और कलेक्ट करने के बाद कुछ पोर्शन किसको दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे क्या है, डेस्टिनेशन है, जहां पे क्या है उसका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन को टेक्निकल वर्ड में हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना, जहां गुड्स क्या की गई हैं, सप्लाई की गई हैं। तो पुराना जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो हमने डिस्कस करा, ओरिजिन बेस्ड था, और ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ टैक्स उस स्टेट को मिलता है जो गुड्स को फाइनली क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो इसके लिए आप कंज्यूमिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, ये बात कहाँ लिखी है अपोर्शनमेंट वाली, आर्टिकल 269 ए में लिखी हुई है कि अपोर्शन कर लेंगे। 246 ए में लिखा हुआ है कि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और 269 ए बोलता है कि ठीक है वो लेके और क्या करेंगे, अपोर्शन कर लेंगे। अपोर्शन कैसे किया जाएगा, इसका लॉ बनेगा, लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो भी होता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर ही होता है। इसलिए अब सबसे बड़ा मुद्दा एक और हो गया, वो है आर्टिकल 279 ए, ठीक है। 279 ए क्या करता है आर्टिकल, सुन लो नहीं तुम पहले लिख लो।
लिख लो मन से, क्या लिख सकते हो। मुझे बोलने, तुम मुझसे आगे लिख लेते हो। इसमें क्या लिखा है, आर्टिकल 279 ए में लिखा है, इसके थ्रू भारत के कहाँ के आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम, टैक्स का तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इस आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि आप जीएसटी काउंसिल बनाएं। क्या बनाएं, जीएसटी काउंसिल बनाएं। ठीक है, ओके, लिखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के आगे दा लगा दिया कर, द प्रेसिडेंट टू constitute a joint forum of center and states। मतलब एक ज्वाइंट फोरम बना दो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए, क्योंकि जीएसटी दोनों का टैक्स है, तो एक ज्वाइंट कमीशन के रूप में बना दो, काउंसिल बना दो, जहां चीजों की ज्वाइंटली क्या ली जा सके, डिसीजन ली जा सके, अनबायस्ड डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो इसी का क्या क्या नाम दिया गया, नेम्ड एज जीएसटी काउंसिल। अब थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, उसमें बोला गया था कि बताएं जीएसटी काउंसिल के फंक्शन क्या है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है। तो अगेन हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, हमसे पूछा जाने वाला है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब जीएसटी काउंसिल की पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये साथ में लिख सकते हैं आप, और जितनी स्पीड में लिख सकते हो लिख लें, क्योंकि यहाँ समझने वाला कोई मेजर पोर्शन नहीं है। इसमें एक होगा चेयरमैन और होंगे मेंबर्स। जो चेयरमैन होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं या रेवेन्यू मिनिस्टर भी हो सकते हैं। रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स के मिनिस्टर्स जो है। ठीक है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑब्लिक टैक्सेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर कितनी है, 3 है, उनको हम कैसा मानते हैं, स्टेट जैसा। ठीक है, तो दिल्ली का भी फाइनेंस जो संभालते हैं वो भी वहाँ जाएंगे। ठीक है, पांडिचेरी का और जम्मू कश्मीर का, बाकी भी फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे। ओके, इन्हीं मिनिस्टर में से एक को वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। इसमें से एक क्या बन जाता है, वाइस चेयरमैन। ओबियसली इलेक्शन होगा, ठीक है, तो इलेक्टेड होता है। ये लोग आपस में मिलकर एक को इलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे स्टेट की तरफ से ये वाइस चेयरमैन बन जाएगा और यूनियन की तरफ से चेयरमैन रहेगा, बाकी हम सब क्या रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। कोई डाउट? अच्छा, लिख लिया, बस ये खत्म होने वाला है। 1/2 जो होता है वो कोरम होती है, समझ गए ना, जितने लोग हैं आधे प्रेजेंट हो गए तो क्या हो गई, कोरम हो गई। ओके, और जो वोटिंग होता है, जो भी डिसीजन होती है वो होती है विद 1/3 ऑफ वेटेड वोटिंग्स। वोटिंग होगी और 1/3 लोगों ने जो बोल दिया वो माना जाएगा। ठीक है, 1/3 वोटिंग अगर हो गई तो जैसे नॉर्मली होता है 50% लोग एग्री हो जाए,
ठीक है, तो यहाँ कितने से 1/3 से वोटिंग पास हो जाती है। इसमें वोटिंग में क्या रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, अब आपके लिए है नहीं ये, ठीक है, ये बस इग्नोर कर सकते हो आप। देखो वोटिंग पावर किस किस को रहेगा, वोटिंग पावर किस किस को रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन बैठा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो वोटिंग पावर में टोटल वोटिंग पावर का 1/3 वेट इनके पास होता है और 2/3 वेट इन एग्रीगेट, समझ गए ना, इनके पास होता है। ठीक है, तो 1/3 इसके पास पावर है, 2/3 इनके पास पावर है। समझो, आप सब हाँ भी बोल दें तो भी 2/3 लोग एग्री हुए, और मैं हाँ बोल दूं तो 1/3 एग्री हो गए। समझ रहे, अब जब इनकी वोटिंग हो जाती है तो इनमें से भी कुछ फेवर में होंगे, इनमें से भी कुछ अगेंस्ट होंगे, आ रही बात आपको समझ में। तो फिर उस सब का 1/3 निकाला जाता है, इनको इतना इतना वेट दे के जो भी हुआ उसका फिर 1/3 अगर एग्री हो गए तो फिर कहां चली जाएगी, डिसीजन पास मानी जाएगी, फेवर में मानी जाएगी। ठीक है, देखो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, मैंने बस बता दिया कितना कितना पावर रहता है, टेक्निकल हमारे काम का नहीं है, अदरवाइज हम और डिस्कस कर लेते। हमारे काम का जो है वो है, देखो फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शन ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। थियोरेटिकली साफ साफ पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताएं जीएसटी काउंसिल के फंक्शन क्या है, तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे पूछता हूं आप कितने बता सकते हो, आप कितना अंदाज लगा सकते हो कि जीएसटी काउंसिल के क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आप अंदाज लगा लोगे, मान लो 5 भी आपने लगा लिए, इसका मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप कर लोगे। सही है, फिर थोड़ी मोड़ी नोटिंग होगी हिंट की तो मैं करा दूंगा। बताओ क्या फंक्शन होते हैं जीएसटी काउंसिल के जो तुम्हें कहीं ना कहीं से पता है, अंदाज लगाने को नहीं बोला। रेट डिसाइड कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल, करेक्ट। और बता रहे हैं, बताएं बताएं। हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन जाएगा। ठीक है, और बताएं। हाँ, एग्जेम्पशन किन चीजों पे देनी है, किन चीजों पे एग्जेम्पशन नहीं देना है, किस पे नॉर्मल टैक्स लगाना है, किस पे हायर रेट से टैक्स लगाना है, कुछ एडिशनल टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाती है, वहां पैसे की जरूरत है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो नॉर्मल टैक्स लग रहा था उससे एडिशनल जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ताकि एक अमाउंट कलेक्ट हो पाए कि हम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी उनके लिए हम एक्सपेंस कर सकें। ये सब कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल। बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और कुछ, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आईजीएसटी का वो कैसे होगा, उसका लॉ बनेगा, लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सब कुछ करेक्ट बता रहे हो, ऐसे नहीं कि अंदाज लगा रहे हैं, यही लिखवाने वाला हूं मैं। और आपको कुछ याद है, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम्ड, कौन से टैक्सेस खत्म करे जाने हैं, इस बात को जीएसटी काउंसिल ने ही डिस्कस करा था। उसी काउंसिल की मीटिंग मतलब मिनिस्टर्स की मीटिंग, उस मिनिस्टर्स की मीटिंग में ही तो डिसाइड हुआ था ये वाले टैक्स खत्म कर दो, बस ये वाले बचा दो। ठीक है, सबने बैठ के पहले तो शराब पी, किसने पिलाई, स्टेट वालों ने, तो स्टेट की शराब स्टेट के हाथ में सुरक्षित रहेगी, कि उसको पीने के बाद डिसीजन हुआ तो वो उनके हाथ रह गए, लेकिन बाकी लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए। ये सब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ। एक इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हैं वो है कि पेट्रोलियम पे कब से टैक्स लगना है, ये भी कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। जब भी झगड़े हो जाते हैं ना, वहाँ कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं एक दूसरे के, वहां कौन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, जीएसटी काउंसिल रिजॉल्व करता है। समझ रहे हैं आप बात को, तो छोटी छोटी हिंट लिखवा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लें, लिख लें। टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड, यहां लिख लें, ये क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है ऑन
फॉलोइंग मैटर्स। इन मैटर्स पे रिकमेंडेशन देती है जीएसटी काउंसिल। कौन से मैटर्स हैं? टैक्सेस टू बी सब्स्यूम्ड, ठीक है। एग्जेम्पशन हमें किनको देनी है उसके बारे में रिकमेंडेशन दे देगी, ठीक है। मॉडल जीएसटी लॉ, मॉडल मतलब एक नॉर्मल जो हर एक स्टेट में होना चाहिए, वो जीएसटी लॉ जीएसटी काउंसिल बनाएगी कि देखो इस तरीके का सब लोग फॉलो कर लो, ठीक है। वो बताएगी अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, इसके संबंध में भी वही बताएगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, किस स्टेट को कितनी रखनी चाहिए, एक काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस होगा। क्यों यार, वो तो स्टेट का मैटर है, क्यों काउंसिल में डिस्कस होगा? कोई इसका आंसर कर सकता है? मध्य प्रदेश में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस लिमिट पे होगा, ये तो मध्य प्रदेश डिसाइड करेगा ना। जीएसटी काउंसिल की क्या जरूरत है? हम सारे चीफ मिनिस्टर से बैठ के और यूनियन मिनिस्टर से बैठ के किस क्यों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कितना टैक्स लगेगा? क्यों है? उनका कहाँ से इंटरेस्ट है? सीधा सीधा इंटरेस्ट है, थोड़ा ध्यान से बोलो। अगर 10 लाख तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, मान लो सपोज करो 20 लाख की लिमिट है, आप बोल रहे हैं हमें तो 50 लाख रखनी है, तो जो 30 लाख पे आप छोड़ते जा रहे हो डीलर, उसमें जीएसटी छूट रहा है, तो सीजीएसटी भी तो छूट रहा है। तो बिल्कुल बराबर इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप ऐसे कैसे डिसीजन ले लोगे, क्योंकि जितना आपका हिस्सा मारा जा रहा है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा मारा जा रहा है। इसलिए काउंसिल डिसाइड करेगी, एक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती। समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, देख लें रेट्स ऑफ जीएसटी। मैंने बताया था स्पेशल रेट्स इन केस टू कलेक्ट एडिशनल टैक्सेस, कब जैसे क्लेमिटी आ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो उस केसेस में हमें पैसे की ज़रूरत है रिलीफ देने के लिए, तो हम एडिशनल या स्पेशल रेट लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। संविधान के हिसाब से 11 स्टेट हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिसमें अब जम्मू कश्मीर हट गया तो कितने बचे? 10, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट के रूप में हट गया ना, यूनियन टेरिटरी के रूप में है। लेकिन जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेट किन्हें बोला जाएगा, वो जीएसटी बताएगा, और वो हर बार चेंज कर देता है ना। कभी मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को रख देता है, कभी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बताऊंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो कितने थे? पहले 11 थे, जम्मू कश्मीर इंक्लूड करके। अब जम्मू कश्मीर हटा दो, 10 हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जिंदगी से पढ़ते आए, बचपन से हमने सुना है, क्या सुना है? जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड दी डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी लेवीड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। इसको हमने नोट कर लिया, ओके। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।
नहीं छुट्टी नहीं हुई, चैप्टर खत्म हुआ। अब हम थोड़ा 10-15 मिनट, 10 मिनट ही लगेंगे शायद, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि जब डिस्कस करेंगे तो वो याद रहेंगे। मैं चाहता हूँ आपको याद रहे। पहले आयशा ने इतने क्वेश्चन डाले नहीं थे, अब वो ऐड कर रहा है, यहीं से पूछेगा, ठीक है। प्लस में आपको थोड़ा सा पोर्शन ना भूलें, पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना आप, है ना। सारी क्लास हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, तो स्टडी मटेरियल के प्रिंट्स का मैं बोल दूंगा, अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, आपकी तरफ से रहेगा स्टडी मटेरियल, लेकिन प्रिंट में करा दूंगा, ठीक है, कॉमन जगह से, ताकि आपको कलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। ये कब हुआ, देखो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी एकेडमी की तरफ से, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, ये सारे क्वेश्चन आंसर भी होंगे, आरटीपी एमटीपी वगैरह के क्वेश्चन आंसर भी होंगे। और जब नया नया जीएसटी आया था, तो बातों को समझने के लिए, प्रोविजन को समझने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज करती थी आईसीआई, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके अंदर रहेंगे। सिंपल से तरीके से बोलूँ कि अभी तक जिस डेट पे हम खड़े हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आईसीआई की तरफ से रिलीज किया गया है, वो आपकी प्रैक्टिस बुक में हर हाल में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लस इंटर लेवल पे कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए जो भी सीए फाइनल में नहीं पूछे गए। तो अगर सेम लेवल पे जो सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट हैं लेकिन अभी नहीं पूछे गए, तो वो उनके इंटर के एग्जाम से भी मैंने आपके बुक में डाला। तो आपको सीए फाइनल में जो एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो रेलेवेंट है और इंटर में पूछे गए वो भी है, ज़्यादा नहीं होते, एक चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है। तो हम वो भी तैयार कर लेंगे और आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन भी रहेंगे, तो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, आप थोड़ा रेलेवेंट आंसर देते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी टू एक्रू टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को होने वाले फायदे बताएं। 3 फायदे पढ़े हमने, पहला फायदा बताएं, यूनिफाइड मार्केट मिल जाएगा, एक मार्केट है। दूसरा क्या होगा, ठीक है, मेक इन इंडिया को क्या मिला, बूस्ट मिला, बूस्ट टू मेक इन इंडिया कैंपेन। तीसरा, बहुत बढ़िया, क्या बोला तुमने, हाँ, एनहेंसमेंट हुआ है किस चीज का, इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, explain with the help of example how a particular transaction of goods and services is taxed simultaneously under सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। बोले एक एग्जांपल दो, हमें बताओ कैसे दोनों टैक्स एक साथ लग जाते हैं। तो सेल 10,000 रुपए, जीएसटी 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ये बिल्कुल मार्क्स का नहीं आएगा। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the जीएसटी? जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए क्यों अमेंड करना पड़ा, तो मल्टीपल टैक्सेशन थे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है, और तो सेपरेट अथॉरिटी थी, हमें क्या चाहिए थी, कॉन्करेंट अथॉरिटी चाहिए थी टैक्स लेवी करने के लिए। तो हमने मल्टीपल अथॉरिटी को हटाया और कॉन्करेंट पावर दिए, हटाया 246 में से, पावर कहाँ दिए, 246 ए में, ठीक है, 246 ए ने पावर दिए हैं कि जीएसटी लगाने पे दोनों का अधिकार रहेगा और आईजीएसटी पे सेंट्रल का रहेगा। तो उसको बांटेंगे, बांटने के लिए कौन आर्टिकल बोलता है, 269 ए, 269 ए, 246 ए, 269 ए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। तो हम बोलेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पहले जो टैक्सेस होते थे वो ओरिजिन बेस्ड होते थे, ये डेस्टिनेशन बेस्ड ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट एमपी से यूपी बेचा जा रहा है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बन जाएगा। प्लीज सुनना है और जैसा बोलो वो लिखना है, क्योंकि उसमें आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का या 3 का, मैक्सिमम 5 का। आईसीआई का जो आंसर है वो तो पूरा पैराग्राफ छाप देते हैं, उनको करना है कट कॉपी पेस्ट, आपको इतने करने में टाइम लग जाएगा। तो हमें देखना है ना कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं, तो हमें रेलेवेंसी ध्यान रखनी है, फिर हम आंसर को बढ़ा सकते हैं। आंसर को बड़ा लिखना आसान है, बड़े आंसर को छोटा लिखना बहुत कठिन है, ये बात आपको समझ आई हो अगर अभी तक, तो नहीं तो हमारा पैराग्राफ शुरू होता है एंड तक जाता है ना, घुमा घुमा के, कई बार कोई वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश में और उस चक्कर में 3 लाइनें आई। तो देखो क्या लिखेंगे हम कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है इंटर स्टेट सप्लाई तो उस पर आईजीएसटी लगता है जो कि सेंट्रल कलेक्ट करती है, उसमें से एक पोर्शन उस स्टेट को सेंड करती है, ट्रांसफर करती है जो स्टेट ने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है, यानी जो गुड्स का डेस्टिनेशन है। कैसे अपोर्शनमेंट किया जाएगा, इसका लॉ पार्लियामेंट बनाती है और किसके रिकमेंडेशन पे, जीएसटी काउंसिल।
और बन चुका है वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। अगर IGST 18 रुपए लिया गया तो 9 रुपए उस स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाए। आ रहे सारे क्वेश्चन समझ आपको। डिस्कस दी लेविएबिलिटी ऑफ GST और अदरवाइज ऑन दी फॉलोइंग। अल्कोहल लिकर पे GST और अदरवाइज क्वेश्चन समझना पड़ता है, ठीक है। वो क्या बोला, GST और अदरवाइज, मतलब GST या कुछ और जो भी लगता है बताओ। तो अल्कोहल लिकर पे क्या बोलेंगे, GST तो नहीं लगता, अदरवाइज क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज और सेल पर स्टेट वैट या CST। पेट्रोलियम पे हम बोलेंगे GST के अंडर में आता है, ठीक है, GST रेजाइम में आता है, लेकिन अभी GST अप्लाई नहीं है, अप्लाई होगा उस डेट से जब जो GST काउंसिल रिकमेंड करेगी। अभी फिलहाल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा, पेट्रोल पे क्या लगेगा बोलो, एक्साइज सेंट्रल का लगेगा, ठीक है, सेंट्रल का एक्साइज लगेगा पेट्रोल पे। स्टेट का एक्साइज लगता है अल्कोहल पे और ओपीएम पे, ठीक है, और वैट CST लगेगा। टोबैको पे एक्साइज लगेगा सेंट्रल का और GST लगेगा, यानी इस पे GST लगता नहीं है, इस पे GST अभी नहीं लगता, इस पे एक्साइज भी लगता है और GST भी लगता है, इस पे भी स्टेट एक्साइज भी लगता है और GST भी लगता है, ठीक है। खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा होता है, जैसे 10,000 का सामान खरीदा हमने, 10,000 पे 18% GST चुकाया, अब इसको हमने 15,000 में सेल किया, तो हमने 15,000 पे 18% कलेक्ट किया, उसमें से 10,000 पे जो हमने चुकाया था उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, और जो भी एडिशनल बनेगा वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। मतलब पुराना परचेज की सारी क्रेडिट मिल जाती है, तो जो भी एडिशनल वैल्यू पे GST लिया गया है उतना ही हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विच आर दी कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड दी प्रीव्यू ऑफ GST। कौन सी कमोडिटी को GST से बाहर रखा गया, एक तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा अभी फिलहाल के लिए एक दूसरी चीज जो GST से बाहर है वो क्या है, पेट्रोल। क्या टोबैको बाहर है, उसमें GST और एक्साइज दोनों लगता है, ओपीएम पे GST और एक्साइज दोनों लगता है। एक और चीज है जिसको GST से बाहर किया गया, लिखते कहीं नहीं है, वो है रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग का सेल। हमने इंटर में पढ़ा होगा, नेगेटिव लिस्ट पढ़ते हैं हम, नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो लैंड और बिल्डिंग की सेल को रियल एस्टेट से बाहर रखा गया। तो सर ऐसे तो नेगेटिव लिस्ट में जो जो लिखा है सब कुछ बाहर रखा गया, सब कुछ बाहर रखा जाने का दूसरा कारण है, और रियल एस्टेट को तो जब मीटिंग हुई GST काउंसिल की वही डिसाइडेड था कि ये GST के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगता है। स्टाम्प ड्यूटी अपने आप में एक टैक्स है। आप अगर 1 लाख की जमीन खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगता है, मजाक है क्या ये। कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया, 9 से लेके 12% तक स्टाम्प ड्यूटी लगता है एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। यानी कोई 1 करोड़ रुपए का अगर कुछ खरीद रहा है तो उसको 10 लाख से 12 लाख रुपए किसके लगेंगे, स्टाम्प ड्यूटी के। अब आप बोल रहे हैं कि जमीन बिक रही है, 12 लाख स्टाम्प ड्यूटी के लाओ और 18 लाख GST के लाओ, 1 करोड़ के ट्रांस, मतलब 30 लाख में टैक्स भरूं 1 करोड़ की जमीन लेने के लिए, तो मैं सरकारी जमीन पे कब्जा ना कर लूंगा, 10-20 साल में जब हटाओगे दूसरे का कब्जा कर लूंगा। जिंदगी है ही कितनी, कब्जा करते करते निकल जाएगी। तो विच आर दी कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड दी प्रीव्यू ऑफ GST, तो बोलेंगे हम नॉर्मली अल्कोहल लिकर और जो आपने बोला था पेट्रोलियम। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST। ये है ऐसा क्वेश्चन जहां आपको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा, फिर आपको अल्कोहल लिकर के बारे में समझाना पड़ेगा कि क्या टैक्सेशन होगा, और पेट्रोलियम के बारे में समझना पड़ेगा। A dual GST has been implemented in India। डुअल GST का मतलब होता है 2 सरकारें इन्वॉल्व हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, यहां 2 सरकारें चलती हैं पैरेलल। तो डुअल GST ये है कि हर GST के 2 टुकड़े होते हैं, CGST और SGST। एक वर्ड याद रखना, डुअल GST में डबल टैक्सेशन मत समझ के कुछ भी ज्ञान वहां लिख दिया हमने। डिस्कस आर्टिकल 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। तो हम बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई पे टैक्स लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, और 269A आगे बोलता है कि जो भी IGST कलेक्ट किया जाएगा उसका अपोर्शनमेंट कर दिया जाएगा, जो भी लॉ बनाया जाएगा उसके हिसाब से। खत्म हो गया, 2 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछेंगे।
डिस्कस आर्टिकल 246A which grant the power to make laws with respect to goods and service tax। तो आर्टिकल 246A मैंने आपको नोट भी करा दिया है कि वो बोलता है कि पावर टू लेवी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ सेल लाइबिल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, और फिर दूसरा पॉइंट करके लिखना है आपको कि इंटर स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट जाए। कोई डाउट आपको? पक्का? ठीक, 2 मिनट का रिलैक्स करना है, हमें सांस लेना है बस। देखिए एक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, है ना, कोई मतलब नहीं हमारे सब्जेक्ट से, 2 मिनट का रिलैक्स करने के लिए। ये है आर्टिकल, ये है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 दिख रहा है आपको। याद नहीं करना, देखना है बस नॉर्मल, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठे। देखो आर्टिकल में लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट, ये पूरी एंट्री है ना, कि मिलिट्री का पावर किसके पास रहेगा, सेंट्रल के पास। एयरफोर्स का पावर किसके पास रहेगा, सेंट्रल के पास। नेवल का पावर किसके पास रहेगा, सेंट्रल के पास। इस सब कुछ जो भी लिखा हुआ है वो सब पावर किसके पास है, सेंट्रल, क्योंकि कहाँ लिखा है, यूनियन लिस्ट में। इसमें अब हम अपना रिलेवेंट जगह पहुंचे, तो देखो ये एंट्री नंबर 84 देख लो, जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, तुम्हें ध्यान रहेगा। 84 में पहले लिखा रहता था एक्साइज ड्यूटी ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग, अब क्या लिख दिया उन्होंने, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया, नेमली ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज लगेगी, और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज लगेगी। आ रहा समझ में आपको? ये अमेंड किया गया है, पॉइंट देख रहे हो आप, नीचे लिखा होगा सब्सटीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है, 101वां अमेंडमेंट से इसको चेंज किया गया। ओके, और कुछ नहीं दिखाना है इसमें मुझे। अब अगर एक बार हम देखें स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में 54 नंबर पे जाएंगे, ये देखो 50 देख लो, 51 क्या लिखा है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 51 मतलब स्टेट लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, किस पे, इन दोनों पर, ठीक है, इन पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हटा दूं, और ये है 54, ये बात करता है किसके बारे में, बैट के बारे में। ये किसके बारे में बात करता है, एक्साइज ड्यूटी के बारे में। बैट लगेगा ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि हमें नया चैप्टर शुरू करना है, तो ब्रेक जो हमें करना होता है, जो कि तुम्हारे मुंह पे दिखता है, तो हम 5 मिनट का, जो भी मिनट हुए हैं अभी 45 पे हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 7 मिनट का ब्रेक है आपके पास, और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सप्लाई। ओके।